वेलकम टू आउट ऑफ बुक क्लासेस चैनल। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी मैंने डाल दिया है, वो चाहिए तो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके क्लिक से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं और भी अच्छा वीडियो बनाने में कोशिश में लग जाता हूँ। ओके, थैंक यू। सो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो when the nature and the identity of an initial substance have somewhat changed, we can say that chemical reaction has taken place. तो क्या होता है, जब भी ये कोई भी चेंज होते हैं, नई प्रोडक्ट में फॉर्म होता है। ठीक, मतलब यहाँ पर अभी केला तो पहले अच्छा था, पर उसमें एक नया जंग वाला केला हो गया। वैसे दूध तो अच्छा था, पर दूध फट के खराब हो गया। तो वो दोनों में चेंजेस आ गए हैं, और वो हम रिवर्स नहीं कर सकते, फिर से वो नहीं आ सकता। जब ऐसा होता है तब हम उसको बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन की वजह से ऐसा चेंजेस हमको देखने को मिला। द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस और एलिमेंट्स आर एडेड टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस एंड इट कैनॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो और मिक्स करने के बाद नया एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन है उसका। हर एक चीज समझाने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया है, और हम देखेंगे एक बाय एक। ओके, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है उसमें, तो इसमें मैग्नीशियम रिबन जो है इसको जलाया जाता है, और जलाने से पहले इसको सैंड पेपर नहीं तो पॉलिश पेपर से घिसा जाता है, ताकि ऊपर का जो भी कुछ भी लगा है वो सब निकाल सके, और डायरेक्ट मैग्नीशियम रिबन का कांटेक्ट हो सके आग से। ओके, सो क्लीन द मैग्नीशियम रिबन विद द सैंड पेपर, बर्न द मैग्नीशियम रिबन। तो बर्न करने के बाद आप क्या नोटिस करते हैं? तो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन द एयर विद अ dazzling white flame, okay, and changes into a white powder. This powder is called magnesium oxide. तो जब भी हम मैग्नीशियम रिबन हम जलाते हैं, तो एकदम से ब्राइट फ्लेम में वो जलने लगता है। ब्राइट मतलब आंखें से हम देख नहीं सकते उसको डायरेक्ट, इतना उसका ब्राइटनेस रहता है। ठीक, तो वैसे वो जलने लगता है, और जलने के बाद हम क्या देखते हैं कि वो जो रिबन है जल के पूरा पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही पाउडर को हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब क्या? मैग्नीज मतलब आपको मालूम हो गया, मैग्नीज के एक एलिमेंट है, अभी उसको ऑक्साइड लगाया है। ऑक्साइड मतलब क्या? ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। जो भी कोई भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो उसको हम ऑक्साइड बोलते हैं। पर अगर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है पाउडर है, ये समझो हमने पानी में डाला और घोल दिया, तो उसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्यों हाइड्रोक्साइड बोलते हैं? क्योंकि मुझे वाटर में क्या रहता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो दोनों मिक्स हो गए। पहले ऑक्सीजन ही था, उसमें भी हाइड्रोजन भी मिक्स हो जाता है, तो इसलिए हाइड्रो ऑक्साइड हो जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है? मैग्नीशियम का Mg रहता है, बाद में O2 रहता है, MgO रहता है। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऐसे दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है, इसमें दो टेस्ट ट्यूब लिए है पहले तो। ये दोनों टेस्ट ट्यूब में एक ने लेड नाइट्रेट लिया है, दूसरे में पोटेशियम आयोडाइड लिया है। ये दोनों ट्रांसपेरेंट रहते हैं केमिकल के। जब ये मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो उसका कलर येलो कलर का हो जाता है। ठीक, और इसको हम लेड आयोडाइड बोलते हैं। मिक्स होने के बाद लेड आयोडाइड हो जाता है। द लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड आर कलरलेस, but when they are mixed, the color changes to yellow solid called lead iodide. The lead ions and the iodide ions will eventually meet to form a yellow precipitate. So precipitate मतलब क्या? Precipitate मतलब ऐसा चीज जो आपको आसानी से नजर आता है कि वो मिक्स नहीं हुआ है। पानी में और डालेंगे तो क्या होता है, ऊपर ही रहता है, वो मिक्स नहीं होता है, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। वैसे पाउडर भी रहते हैं थोड़े, जो पाउडर मिक्स नहीं होते। ओके, तो उसको भी हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है, तो लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों जब हम मिक्स करते हैं, प्लस मतलब मिक्स करना, तो मिक्स करने के बाद क्या आता है, लेड आयन
और आयोडाइड आयन, ये 2 बन जाते हैं। तीसरा एक्सपेरिमेंट में क्या बोला गया है, इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स लिया गया है। ठीक है? अब जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब ऐसा चीज रहता है, देखो यहाँ पर है, ये थोड़े छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं। तो जिंक ग्रैन्यूल्स जब हम हाइड्रोक्लोरिक नहीं तो सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, ठीक है, इसमें अभी सल्फ्यूरिक एसिड है, ये देखो यहाँ पर, इसमें हम बाद में जिंक ग्रैन्यूल डालते हैं, टुकड़े डालते हैं। और टुकड़े डालने से क्या होता है, हम जब इसको टच करेंगे, समझो यहाँ पर हमने हाथ लगाया, ये ग्लास को हमने हाथ लगाया, तो ये गर्म हो रहता है और इसमें से बबल्स आने लगते हैं। ठीक है, जैसे बबल्स आने लगते हैं, बबल्स आता है मतलब समझने का कि उसमें गैस है करके, गैस होता है तभी बबल्स आते हैं। तो बबल क्या होता है, ऊपर की तरफ चले जाते हैं और उड़ जाते हैं। तो बबल्स में कौन सा गैस रहता है, उसमें हाइड्रोजन गैस रहता है। ओके, और ये गर्म होने लगते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमको बताते हैं कि एक तो चीज एक्सपेरिमेंट जब करते हैं हम, तो गर्म भी हो सकता है और भाप बन के उड़ भी जा सकता है। तो इसमें भी पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, तो जिंक granules added to dilute hydrochloric acid or sulfuric acid filled hot to touch the conical flask and the bulb starts coming from the test tube and hydrogen gas evaporates. Okay? तो ऊपर चला जाता है हाइड्रोजन, उसका फॉर्मूला भी यहाँ पर है। Zn मतलब जिंक, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2 मतलब हाइड्रोजन, और जिंक क्लोराइड में बदल जाएगा। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, जो हमने अभी 3 एक्सपेरिमेंट किया है, ये 3 एक्सपेरिमेंट हमको क्या बताते हैं, ऑब्जर्वेशन मतलब क्या बताते हैं। नहीं तो ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन व्हिच कैन डिटरमाइन दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। एक एक हम देखेंगे। तो फर्स्ट चेंज हमने देखे है, उसमें कलर चेंज होता है। ठीक है, एक कलर पहले दूसरा ही रहता है, बाद में केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो दूसरा कलर में चलो बदल जाता है। बाद में दूसरा हमने देखा कि स्टेट चेंज हो सकता है, एक तो भाप बन के उड़ जा सकता है, एक तो आइस बन सकता है, नहीं तो पानी बन सकता है। पहले तो आइस जैसा होगा, वो पानी बन जाएगा, नहीं तो पानी होगा वो भाप उड़ के चला जाएगा। तो कौन से भी स्टेट में बदल सकता है वो। ओके, वैसे एवोल्यूशन ऑफ गैस, तो एवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है, और हाइड्रोजन अभी उड़ के गया था, तो वैसे ही वो कुछ भी गैस ऊपर जा सकता है। ओके, तो उससे भी हमको पता चलता है कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन हुआ कैसे, तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है जब हम टच करते हैं टेस्ट ट्यूब को, नहीं तो कॉनिकल फ्लास्क को, तो गर्म नहीं तो ठंडा भी होता है, तो टेम्परेचर चेंज हो गया। तो जब भी टेम्परेचर चेंज होता है किसी भी चीज में, तो समझने का कि केमिकल रिएक्शन हो गया है वहां पर। और पांचवा जो है लास्ट, चेंज इन ऑर्डर, मतलब बास आने लगते हैं, मतलब अभी वनीला फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर रहते हैं। ओके, ये सब बास है, तो बास आने के बाद भी समझने का कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसी की वजह से उसको बास आने लगता है। तो केमिकल इक्वेशन मतलब सॉल्यूशन है, इसका हमने एक्सपेरिमेंट किया है। ओके, तो वो चीज बताते हैं केमिकल इक्वेशन। ओके, तो देखेंगे एक तरह से। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस इज क्वाइट लॉन्ग एंड इट कैन बी रिटन शॉर्टर फॉर्म। तो क्या बोल रहा है, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो नाइन्थ स्टैंडर्ड में बनाया होगा, ठीक है, तो जब जर्नल बनाते हैं तो बहुत ही लंबा होता है, प्रोसीजर कैसा होता है, ऑब्जर्वेशन मतलब क्या दिखाई देता है, कंक्लूजन बाद में लिखते हैं, तो ये सब हमारा जर्नल का रहता है। तो इतना बड़ा जो है वो बोल रहा है कि शॉर्ट वे भी लिख सकते हैं क्या, तो उसको शॉर्ट वे लिखने का भी तरीका है। तो फर्स्ट तरीका है, उसको हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। द सिंपल वे टू डू दिस राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। ठीक, तो वर्ड इक्वेशन ऐसा रहता है। अभी समझो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम रिबन का एक्सपेरिमेंट लीजिए, तो उसमें ऐसे लगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो भी चीज़ रहती है वो डायरेक्ट लिखने का, प्लस मतलब क्या है, मिक्स किया नहीं तो ऐड किया, तो उसको प्लस का साइन डाल दें। और एरो मतलब उसका आंसर क्या आएगा। ठीक, जैसा मैथ्स में हम इज इक्वल टू डालते हैं, वैसे साइंस में एरो डालते हैं दिखाने के लिए उसका आंसर ये आएगा करके। Okay, so magnesium plus oxygen gives you magnesium oxide. The substance that undergo chemical changes in the reaction, magnesium और oxide are called reactants. तो कोई भी एलिमेंट जो इस साइड में रिएक्शन पे यूज होता है, okay, उसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं।
और इस साइड में जो आता है वो हमारा आंसर रहता है। ओके, द न्यू सब्सटेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो कोई भी नया सब्सटेंस हमको मिलता है आफ्टर द रिएक्शन, उसको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। क्या है, ये सब रिएक्टेंट्स है जो भी हमको लगा काम करने के लिए, ये सब हमारे रिएक्टेंट्स है। और जो भी लास्ट में तैयार होते हैं, जैसे यहाँ पर मैगी तैयार हो गए, जो आंसर मैगी है वो हमारा प्रोडक्ट है। ओके, तो ये हमारा प्रोडक्ट रहता है। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ प्लस साइन। तो रिएक्टेंस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहता है, यहाँ पर लिखा रहता है रिएक्टेंस है। ओके, विथ एरो प्लस, मतलब कोई भी ऐड होगा उसमें, नहीं तो मिक्स करेगा तो उसको बीच में प्लस साइन करके बताएंगे कि इसके साथ ये भी ऐड हो गया है, इसके बाद ये ऐड होने वाला है, इसके बाद ये ऐड होने वाला है, ऐसा। तो हम प्लस साइन से बताते हैं उसको कि ये ऐड होने वाला है। और वैसे प्रोडक्ट्स आर रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड विद द प्लस साइन। तो वैसे प्रोडक्ट साइड में भी होता है, प्रोडक्ट साइड राइट हैंड साइड में रहता है एरो के। तो इस साइड में भी वैसे प्लस साइन डालते हैं। अगर यहाँ पर दो या तीन या चार चीज हो गया तो हम बोलते हैं ये चीज हुआ, उसके बाद ये चीज आया, उसके बाद ये चीज आया, इसके करके हम लिखते हैं इसको भी प्लस साइन में। ओके, बाद में राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन इज देयर अनदर वे, शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल इक्वेशन। तो ये अभी केमिकल इक्वेशन हमने लिख दिया है, ये देखो यहाँ पर हमने केमिकल इक्वेशन लिख दिया है। तो केमिकल इक्वेशन इक्वेशन जो है वो भी और भी छोटा हम लिख सकते हैं क्या, पूछ रहे। तो इससे भी और छोटा हम लिख सकते हैं, तो उसका सेकंड वे तरीका है जिसे हम लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं हम केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंट इन द केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट सिंबल्स दिए गए रहते हैं सब एलिमेंट्स को। जैसे मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं, ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ओके, तो ये केमिकल फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं, ये और भी छोटा हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन इन विच एटम्स एलिमेंट्स आर अनबैलेंस इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि जो भी रिएक्शन हम करते हैं तो समझो बैलेंस नहीं हुआ। अभी बैलेंस मतलब क्या, अनबैलेंस मतलब अनबैलेंस नहीं हुआ। ठीक है, तो बैलेंस देखेंगे कैसा होता है। तो एटॉम्स बोला तो पहले एटॉम्स ये है, यहाँ पर एटॉम्स रहता है, नंबर रहता है, कुछ नहीं लिखा है मतलब वन है। इसको दो लिखा है तो दो है, इसको कुछ भी नहीं लिखा है देखो, और इधर भी कुछ भी नहीं लिखा है तो इधर वन है, इधर भी वन है। ओके, तो अभी क्या हुआ, मैग्नीशियम का क्या है, वन है और इसका टू है, तो ये कितना हो गया, तीन हो गया। पर इस साइड में देखेंगे इसका कितना है, कुछ नहीं है मतलब वन है, और इसका वन है, तो ये दो ही बढ़ गए। तो इसको अनबैलेंस बोलते हैं। तीन है तो इस साइड में भी तीन होना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए, तीन तीन होना ही चाहिए। ठीक, जैसा ये नहीं होता है तब हम उसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ओके, तो क्यों बोलते हैं ऐसा, बिकॉज द मास इज नॉट इक्वल टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो मास मतलब दोनों साइड में जो क्वांटिटी है वो सेम नहीं है। ओके, इसलिए उसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। द रिएक्शन इन विच एटॉम्स of an elements are balanced in a chemical reaction because the mass is equal in both sides. Such equation is called balanced chemical equation. ओके, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी दो है, इसको भी दो है। ओके, तो ये दो और दो चार हो गए। अभी यहाँ पर दो है, तो ये यहाँ पर ब्रैकेट है ऐसा समझो, तो ये दोनों को लगेगा, ये इसका भी होगा और ये इसका भी होगा, तो ये फोर हो गए। तो इधर भी फोर है, इधर भी फोर है, तो ये दोनों क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, क्योंकि दोनों साइड में चार नंबर ऑफ एटॉम्स है। समझे। तो टेंशन मत लीजिए, ये मैं आपको ठीक तरह से बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो बैलेंसिंग करने वाले हम कैसे बैलेंस करते हो देखेंगे। सो केमिकल इक्वेशन हैव टू बी बैलेंस। अभी क्यों करना है बैलेंस, जरूरत क्या है बैलेंस करने की, बिकॉज लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ मास, मतलब लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ओके, तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ मास करके एक थियरी है। तो वो थियरी क्या बोलते हैं कि
मास जो रहता है दोनों साइड के एलिमेंट्स का, इसका भी मास होगा, स्ट्रेंथ होगा इसका एटॉम का, और इसका भी स्ट्रेंथ होता है एटॉम का। तो ये हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते उसका, नहीं तो क्रिएट नहीं कर सकते, नया भी नहीं पैदा कर सकते। ओके, तो ये सिर्फ हम शेयर कर सकते हैं। ओके, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक, तो इसी के वजह से वो बैलेंस करना रहता है। ओके, तो इसका क्वेश्चन आ सकता है व्हाई इक्वेशन हैव टू बी बैलेंस। तो ये बाद में लिखो, लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ मास, एज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। समझे? द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the present on the reactant side। तो प्रोडक्ट साइड ये देखो, यहाँ पर टोटल जो रहते हैं एलिमेंट, एटॉम जो रहते हैं एलिमेंट्स के, नहीं तो मास रहते हैं, वो सेम होना चाहिए, और टोटल मास इस साइड में भी सेम रहना चाहिए। इधर इधर भी 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए। टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटॉम ऑन बोथ द साइड शुड बी रिमेन द सेम। तो वो वही बोला है फिर से, दोनों साइड में सेम रहना चाहिए एलिमेंट्स, एटॉम्स उनके। सो बैलेंसिंग देखिएगा, अभी बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। ओके, जो बैलेंसिंग का तरीका रहता है उसको हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। मतलब जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं बैलेंस करने के लिए, उसको हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर Fe+H2O और Fe3O4+H2 है। तो यहाँ पर देखो दोनों साइड में बैलेंस नहीं है, यहाँ पर Fe एक ही है, यहाँ पर Fe तीन है, यहाँ पर O एक है, यहाँ पर O फोर है। तो यहाँ पर H जो हाइड्रोजन रहता है वो भी दो है, ये दोनों जगह पर सेम है, हाइड्रोजन तो सेम है पर बाकी के एलिमेंट सेम नहीं है। ओके, तो इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, तो पहले तो ऐसा लिख के लेने का, ऐसा चार्ट बनाने का आपने, जिसमें एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटॉम ऑन द रिएक्टेंट साइड मतलब इधर ये बाजू में रहते हैं वो रिएक्टेंट से, और नंबर ऑफ एटॉम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ प्रोडक्ट साइड मतलब इधर इस साइड में जो है। तो इनका सबका एलिमेंट्स पहले सेपरेट सेपरेट हमको लिखना पड़ेगा। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है Fe, यह हमारा यहाँ पर लिखेंगे। H है वो सेकंड एलिमेंट है तो यहाँ पर लिखेंगे। O जो है वो तीसरा एलिमेंट है तो तीसरा यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो अभी समझो आपको कंफ्यूजन है कि बाबा कैसे पता चलेगा बाबा इसमें कहाँ तक एक एलिमेंट है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर F और E है, तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल में रहता है एलिमेंट का, तो यहाँ पर F है वो शुरू हो गया है, और सेकंड जब लेटर स्मॉल लेटर्स में रहता है, मतलब E देखो बड़ा लेटर नहीं है वो, ठीक है, स्मॉल कैप्स में है, तो स्मॉल लेटर्स में है, तो स्मॉल लेटर जब भी रहता है तो समझने का ये पूरा एक ही एलिमेंट का सिंबल है। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो है, यहाँ पर मैग्नीज MgO है, तो यहाँ पर M तो कैपिटल है पर G जो है वो स्मॉल स्मॉल लेटर्स में है, तो ये Mg एक का है, मतलब मैग्नीशियम है, एक लेटर का है। वैसे O जो है वो दूसरा एलिमेंट है, समझे? तो पहला लेटर से हमको पता चलता है कि कहाँ से कहाँ तक खत्म होता है, और खत्म कहाँ होता है, मतलब उसमें समझो स्मॉल लेटर्स है तो वहां तक वो एक एलिमेंट है, यहाँ पर एक एलिमेंट हो जाएगा। ओके, वैसे यहाँ पर एक ही लेटर ओ है तो ये एक ही एलिमेंट है, मतलब ये इधर से इधर मैग्नीशियम है, और ओ मतलब ऑक्साइड है, समझे? तो ऐसे आपको दो उसको पार्टीशन करना है पहले। ओके, तो ये देखो यहाँ पर पहला लिखा मैंने, दूसरा यहाँ पर लिखा, तो तीन, तो इसमें तीन एलिमेंट्स हैं तो तीनों मैंने लिखा। ओके, बाद में यहाँ पर एटॉम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड, तो एटॉम मैंने बोला यहाँ पर जो नंबर रहता है उसको एटॉम बोलते हैं। तो यहाँ पर कितना एटॉम है, Fe का देख रहे हैं ना अभी, ये देखो Fe का देख रहे हैं आप, Fe का रिएक्टेंट साइड में कितना है, तो Fe का रिएक्टेंट साइड में कितना है, एक ही है, तो एक लिखेंगे हम। तो Fe का प्रोडक्ट साइड में कितना है, ये देखो यहाँ पर है, Fe के साइड में लिखा है तो तीन लिखा है, तो तीन यहाँ पर लिखेंगे हम। ओके, वैसे दूसरा देखने का भी कौन सा है, नेक्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भी वैसे ही लिखना है, तो हाइड्रोजन का भी वैसे ही लिखना है। हाइड्रोजन का कितना है, यहाँ पर दो है, तो रिएक्टेंट साइड में दो आएगा। प्रोडक्ट साइड में कितना है, प्रोडक्ट मतलब इस बाजू, तो यहाँ पर दो है तो दोनों साइड में दो दो है। ओके, ऐसे लास्ट में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का भी आपको ऐसे ही लिखना है। ओके, ऑक्सीजन में यहाँ पर एक है और यहाँ पर चार है, तो चार, एक और चार लिखा।
ओके, ये स्टेप खत्म हो गया। अभी सेकंड स्टेप हमको क्या करना है, सबसे बड़ा जो नंबर रहता है इस बाजू में देखो, नहीं तो इस बाजू में देखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कौन से साइड में भी आप कर सकते हैं, इस साइड में स्टार्ट करो नहीं तो इस साइड में स्टार्ट करो। तो मैं इस साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। तो सबसे बड़ा नंबर मेरा 4 है। ठीक है, ये लाइन से देखने का ऐसा स्ट्रेट लाइन, इधर भी ऐसा देखने का स्ट्रेट लाइन। तो ये लाइन में कौन सा बड़ा है वो देखने का, तो ये लाइन में हमारा 4 है। तो 4 हमारा बड़ा नंबर है, तो 4 से शुरू करेंगे। तो 4 क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, इधर 4 है तो यहाँ पर भी 4 लाना होगा, तभी वो बैलेंस हो जाएगा ना। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे हम। ठीक है, सो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। मल्टीप्लाई 4 करने के बाद अभी क्या होगा, ये देखो बैलेंस हो गए ये दोनों, इस साइड में 4 आ गए, इस साइड में 4 आ गए, तो वो 4 हम इधर लिखेंगे। ओके, तो वो 4 हम इधर लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ। तो देखो ऑक्सीजन के यहाँ पर नहीं लिखता है हम, ये याद रखो। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 था, ठीक है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन 4 था, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा था। पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर लास्ट में नहीं आता है नंबर, मतलब ओ के साइड में नहीं आएगा। वो किधर जाता है, पूरे कंपाउंड को जाएगा। पूरा जो कंपाउंड है, कंपाउंड मतलब जो भी है उसमें लेटर्स है, वो पूरे लेटर्स के आगे आएगा नंबर, समझा। तो ये 4 डायरेक्ट इधर आएगा, इधर नहीं आएगा। आगे लाने हैं हमको। ओके, सो उसके बाद क्या होगा, अभी इधर 4 लाया तो इधर ब्रैकेट है समझो। ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो 4 हाइड्रोजन का 2 है, तो 4 टू ज़ा कितना होगा, 8 हो जाएगा। ओके, तो हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा, तो हाइड्रोजन में हमने मल्टीप्लाई किया 4, तो कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन 8 हो जाएगा हमारा, समझे। तो ये हमारा 8 हो गया, तो हाइड्रोजन 8 हो गया। अभी यहाँ पर 8 है क्या, तो यहाँ पर तो 8 नहीं है, तो ये क्या करना पड़ेगा, अभी इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा हमको। ठीक, तो यहाँ पर कितने होते अगले देखने का, इधर कितना है, हाइड्रोजन 2 है। देखो हमने लिखा है यहाँ पर 2 है करके, तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 8 आएगा, मतलब इधर 8 हुआ ना अभी हाइड्रोजन, तो इधर भी 8 करना पड़ेगा। तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर, तो इधर मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा, 2 4 ज़ा 8। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे उधर, तो देखो इधर हमने 4 मल्टीप्लाई किया, तो इधर 4 किया, तो कहाँ पर आएगा, इसके नीचे आएगा, नहीं आएगा। जब भी यहाँ पर मैचिंग करते हैं हम, तो यहाँ पर लिखते हैं, आगे लिखते हैं हम। ठीक, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक, तो वो कितना हो जाएगा, अभी 4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हो गया। हम्म, अभी देखो आगे कौन सा बचा है अभी बैलेंस होने का, जिसको यहाँ पर देखो ये 4 हो गया, ये भी 8 हो गया दोनों जगह पर। यहाँ पर सिर्फ बचा है अभी, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये सॉरी आयन 3 है, और यहाँ पर आयन एक ही है। तो ये क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने में, 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही करेंगे हम। ठीक है, सो मल्टीप्लाई बाय 3 किया, आंसर हमको 3 आया। तो ये देखो ये 3 और ये 3 भी हो गए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर से नीचे नहीं लिखेंगे, फिर से आगे लिखेंगे। ओके, तो अभी हम चेक करेंगे, यहाँ पर तो बैलेंस जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर भी चेक करेंगे। देखो यहाँ पर 3Fe है, यहाँ पर भी 3Fe है, यहाँ पर 4 और ये 2, तो 4 टू ज़ा 8 हो गए, तो 8 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर भी कितना है, 4 टू ज़ा 8, ये देखो ये भी 8 हो गया। तो यहाँ पर 4, इसको भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसको कुछ नहीं 1 है, तो 4 1 ज़ा 4, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4। तो इस साइड में भी देखो ऑक्सीजन 4 है, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। तो एग्जाम को आपको समझा आया, तो ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके आपको बैलेंसिंग करना है। ओके, और बैलेंस करके आंसर देना है, समझे। तो अभी हम आगे का एक्सप्लेनेशन चालू रखेंगे। तो टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट्स, the gaseous, liquid, aqueous, solid state of the reactants and the product, तो G, I, A, Q and S। तो ये क्या बोल रहा है कि कभी भी हमको समझो इक्वेशन, अभी ये इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन को अच्छे तरह से समझने के लिए क्या क्या उसमें है,
तो वो समझने के लिए हम ये डाल सकते हैं, ये जो गैसियस है, लिक्विड है, एक्वेरियस है और सॉलिड जो है, ये सब हम साइड में डाल सकते हैं। कैसे डालने के हैं देखेंगे। ओके, तो पहले गैसियस मतलब क्या, जो भाप और के उड़ जाता है उसको गैसियस बोलते हैं। ओके, गैस मतलब मालूम है आपको। तो लिक्विड मतलब पानी, एक्वेरियस मतलब ऐसी चीजें पानी में इजीली घुल जाती हैं जो आपको एक ही कलर जैसा दिखने लगेगा बाद में, उसको हम एक्वेरियस बोलते हैं। ओके, और सॉलिड मतलब मालूम है आपको, कोई भी ठोस चीज, जैसे मैग्नीशियम रिबन था वो प्लेट था, तो प्लेट वो सॉलिड सॉलिड चीज था। ओके, ऑफ अ रिएक्टेंस तो हम कैसे लिखते हैं, तो जी, गैसियस मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म जी रहता है, लिक्विड मतलब एल, एक्वेरियस मतलब ए क्यू लिखते हैं हम, और सॉलिड मतलब एस लिखते हैं हम। ओके, तो एक एग्जांपल से देखेंगे। मैग्नीशियम जो एक सॉलिड चीज है, रिबन था। ओके, तो इसलिए हमने सॉलिड लिखा उसके साइड में। ऑक्सीजन जो है वो गैस है, तो जी लिखा हमने। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड फिर से चीज है, पाउडर है, तो ऐसे लिखते हैं। तो इसको हम ये ऐसे सिंबल्स डाल के भी लिख सकते हैं। केमिकल के बारे में जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसके बारे में हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है। टेम्परेचर, प्रेशर, क्रिस्टल्स एक्सेट्रा, मतलब जब भी हम टेम्परेचर दिखाएंगे इक्वेशन में, ओके, तो उसका भी दिखाने का एक तरीका रहता है, वो हम एरो के ऊपर लिखते हैं। ओके, नहीं तो एरो के नीचे लिखते हैं। ओके, तो टेम्परेचर, प्रेशर, क्रिस्टल्स एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। तो यहाँ पर आपको दिखा है, देखो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन मिक्स हो गया। तो यहाँ पर देखो ये 400 एटॉम्स, मतलब ये डिग्री इधर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे उसको टेम्परेचर में कन्वर्ट किया है, बाद में इधर हमका आंसर है, प्रोडक्ट है। वैसे यहाँ पर भी दिखा है, देखो यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स है, उसको सनलाइट यूज हुआ है, तो सनलाइट हमने दिखा है यहाँ पर। तो इधर पता चलता है पूरा एक्सपेरिमेंट कैसे किया है। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो ऐसे दो केमिकल जो हम मिक्स करते हैं, नहीं तो ऐड करते हैं, उसकी वजह से एक सिंगल आंसर हमको आता है, सिंगल चीज बदल जाता है, तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो एग्जांपल से देखेंगे, समझो एक एलिमेंट है, वो हमने ऐड किया, प्लस मतलब ऐड, बी एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट लिया और दोनों हमने मिक्स किया। तो मिक्स किया केमिकल हमने, तब हमको आंसर क्या आएगा, ए बी आएगा। तो ए भी हमारा प्रोडक्ट होगा और ये हमारा रिएक्टेंट है। तो मेन बोलने का मतलब, जब हम दो केमिकल मिक्स करते हैं तब एक सिंगल आंसर आता है, तो उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, और एक एग्जांपल बताता हूँ। रेड और ब्लू कलर जब हमने मिक्स किया, तो हमारा आंसर आएगा पर्पल। तो ये जो रिएक्शन जिसमें दो एलिमेंट्स हमने मिक्स किए और हमका सिंगल प्रोडक्ट आया, सिंगल एक चीज मिला, तो सिंगल चीज आते हैं लास्ट में, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल आप ये से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दो चीजें थी और लास्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल। ये एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, उसको हम चूना भी बोलते हैं, तो चूना जब हम पानी में मिलाए जाते हैं, तो पानी में मिलाते हैं तब वो बहुत ही हीट जनरेट करता है, इतना गर्म होता है वो कि उसमें हाथ भी डाल दिया तो जल सकता है हाथ, 100 डिग्री के ऊपर रहता है वो। तो वो रिएक्शन की वजह से होता है कि पानी में जब डालते हैं तो रिएक्ट करने लगता है और गर्म हो जाता है, उसमें बुलबुले आने लगते हैं, इतना गर्म होता है। ठीक, तो बाद में वो क्या करते हैं, बाद में 24 घंटे के अंदर, नहीं तो 12 घंटे के अंदर, वो बाद में ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद वो हम वॉल पेंटिंग के लिए यूज करते हैं, चूना घर को लगाने के लिए यूज करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम एंड क्विक लाइम। तो उसका दूसरा भी नाम, कैल्शियम ऑक्साइड को हम दूसरा नाम से बोलते हैं लाइम, नहीं तो क्विक लाइम, क्योंकि वो जल्दी रिएक्ट करता है, इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं। इट हैज मैनी यूजेस, वन ऑफ इज इज मैन्युफैक्चरिंग इन सीमेंट, सीमेंट बनाने के यूज होता है बोलते हैं। तो ये भी याद रखना है, यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन मिक्स्ड रिएक्ट्स विगरसली प्रोड्यूसेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हो जाता है तो पेंट जैसा बन जाता है, तो पेंट को ही हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, मैंने इसके पहले भी आपको बोला था, स्टार्टिंग जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख हुआ था, तो वो जब हम पानी में डालेंगे तो हाइड्रोक्साइड होता है करके, तो वैसे ही यहाँ पर हुआ, देखो, पहले मैग्नी कैल्शियम ऑक्साइड था, जब हम पानी में डाला तो क्या हाइड्रोजन है वो भी उसमें जुड़ गया,
समझे? ओके, तो आगे जाएंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैक लाइम। अभी इसका भी अलग एक नाम है, इसका भी दूसरा नाम है, उसको हम बोलते हैं स्लैक लाइम। तो ये भी आपको याद रखना है, व्हाट इज स्लैक लाइम। तो ये यूज किस लिए होता है, जो ये पेंट जैसा बना है वो हम घर को पेंट करने के लिए यूज होते हैं, इसको हम वाइट वॉशिंग बोलते हैं। तो इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल, पेंटिंग करना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंबाइंड, ओके, एंड अटैक बाय द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। अभी ये क्या बोल रहा है, इधर से दूसरा सेंटेंस है, कैल्शियम जब हम वॉल पर हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम वॉल पे पेंटिंग करते हैं 2 से 3 दिनों में वो पेंट अब अलग अचानक से चमकने लगता है, नहीं तो वाइट वाइट जैसा दिखने लगता है। पहले हम मारते हैं तो हमको दिखता है कि हमने अच्छी तरह से घोला नहीं होगा क्योंकि लाइट जैसा दिखता है, पर दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन जब हम जाके देखते हैं तो वो वाइट जैसा पूरा हो जाता है। तो इसलिए होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवार पर मारते हैं तब हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो उसके साथ जाके अट्रैक्ट होता है, नहीं तो रिएक्ट होता है। तो रिएक्ट होने से वो कैल्शियम कार्बोनेट में उसको बदल देता है, तो उसको कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फीचर ये रहता है कि वो शाइन करता है और वाइट कलर दिखाता है। शाइनी फिनिश टू द वॉल एंड द केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। तो मार्बल जो आप टाइल्स डालते हैं घर में, तो मार्बल का भी फॉर्मूला वही रहता है, इसलिए वो भी डालने के बाद पॉलिश करने के बाद और भी चमकने लगता है। तो इक्वेशन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी आप देखिए। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन का भी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं और इधर है वो एक ही चीज़ बदल गया है। तो ये भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछा तो। बाद में डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या, रिएक्शन इन विच कंपाउंड reactants split into two or more substance is called decomposition reaction। एग्जाम्पल अभी देखो इसका मतलब क्या है, जब भी रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एक ही चीज होगा अभी, तो एक चीज से जब आंसर आएगा वो 2 या 3 नहीं तो 4 कितने में भी स्प्लिट हो जाएगा, तो उसको को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अभी एग्जाम्पल से देखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये ए बी है, मतलब एक रिएक्टेंट है, इसको जब हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, हीट करेंगे नहीं तो और कुछ करेंगे, तो यहाँ पर दो चीज़ों में वो बांट जाएगा, दो चीज़ें हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट जो है वो दो चीज़ों में बदल गया और रिएक्टर हमारा एक ही था, तो इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर कलर के देखेंगे तो कलर पहला पर्पल होगा, पर्पल में से हम कुछ ये करेंगे तो उससे हमारा रेड और ब्लू कलर में बदल जाएगा, दो कलर हो जाएगा इससे, ओके। तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक चीज़ से दो चीज़ बनेगा। तो इसका बाद में है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या है, तो डिस्प्लेस मतलब क्या है, डिस्प्लेस मतलब किसी को भी अलग करना, उसको हम डिस्प्लेस बोलते हैं। तो रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस इज द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन इट्स सॉल्यूशन इज डिस्प्लेस रिएक्शन, ओके। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा नहीं तो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होगा वो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर देगा, ओके, उसको अलग कर देगा, समझे। तो देखेंगे अभी एक्सपेरिमेंट से। यहाँ पर देखो पहले क्या लिए है वो देखेंगे, तो खीले लिए 3, उसके बाद कॉपर सल्फाइड का सॉल्यूशन लिया यहाँ पर। बाद में क्या करते हैं हम ऐसे यहाँ पर ट्रेड बांधकर ऐसे 2 खीले अंदर डालते हैं सॉल्यूशन में। और नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि वो जो खीला है वो जंग जैसा उसको कुछ लगा रहता है, थोड़ी देर के बाद देखा तो। और दूसरा क्या देखते हैं हम कि जो ब्लू कलर का रहता है वो ग्रीन कलर में बदल जाता है, ओके। तो कुछ निकाला और खिला तो कुछ ऐसा रहता है, मतलब इसको ज़्यादा रहता है, इसको अभी कम ही दिखाया मैंने। कंपेयर द कलर ऑफ द आयन नीड डिप्ड इन कॉपर सल्फाइड सॉल्यूशन विथ द वन केप्ट आउटसाइड। ये इसलिए होता है क्योंकि आयन जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ओके। तो वो क्या करता है, कॉपर सल्फाइड जो सॉल्यूशन है उसमें से सल्फाइड को अपनी तरफ खींच लेता है, ओके। और कॉपर जो है उसको डिस्प्लेस कर देता है, उसको अलग ही वहां पर रख देता है, अकेला ही रख देता है वहां पर, ओके। और वो ग्रीन कलर का जो यहाँ पर रह जाता है अंदर, ये कॉपर रहता है, समझे।
और ये जो ब्राउन कलर का कीले को लगता है, जमा हो जाता है जंग की तरह, वो सल्फाइड रहता है। तो आयन सल्फाइड बन जाता है और कॉपर है वो अलग हो जाता है। इक्वेशन से देखेंगे तो ये देखिए, आयन मतलब Fe। जब हम कॉपर सल्फाइड सॉल्यूशन में डालते हैं, आयन सल्फाइड को अपनी तरफ खींच लेते हैं और कॉपर क्या है, अकेला रह गया वहाँ पर। तो ऐसे और भी एक्सपेरिमेंट है, जैसे जिंक और कॉपर सल्फाइड सॉल्यूशन। तो उसमें भी सेम होता है, जिंक स्ट्रांग होने का ना सल्फाइड को अपनी तरफ खींच लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। ये देखो, Pb मतलब लेड। तो लेड और कॉपर क्लोराइड, लेड और क्लोराइड एक जगह आएगा, कॉपर है वो अलग हो जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड, इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर, दोनों ट्रांसपेरेंट है। सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये दोनों मिक्स करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, एक दूसरे को दे देते हो। जब हम दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो क्या हो जाता है, ऐसा प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट मतलब मालूम है ना आपको, मिक्स नहीं होता है। जब ऐसा प्रेसिपिटेट बन जाता है, ये ऊपर की तरफ व्हाइट के हो जाएगा, नीचे की तरफ ट्रांसपेरेंट रह जाएगा। ऊपर जो रहता है वो सोडियम क्लोराइड रहता है और नीचे जो ट्रांसपेरेंट है वो बेरियम सल्फाइड रहता है। द सल्फाइड सॉल्यूशन इज इन द टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में हमने सल्फाइड सॉल्यूशन लिया, सोडियम सल्फाइड लिया एक टेस्ट ट्यूब में। दूसरे में हमने क्या किया, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया। मिक्स द टू सॉल्यूशन, इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म। तो जब मिक्स करते हैं तो इनसोल्यूबल मतलब प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो इनसोल्यूबल रहता है ना, मिक्स नहीं होता है, तो ऐसा बन जाता है बोलते हैं। तो अभी तो यहाँ पर क्या हुआ, देखा आपने, बेरियम जो था, ये देखो बेरियम आया और इसके साइड में क्या था, क्लोराइड था। तो क्लोराइड नहीं आया, देखो ये देखो, इधर क्या है, सल्फाइड इस साइड में आया देखो। तो ये एक्सचेंज हो गया, तो इसी को हम एक्सचेंज ऑफ आयन बोलते हैं। वैसे दूसरा देखिए, यहाँ पर Na है, तो Na के साइड में क्या था, SO, तो SO तो इसको गया। तो उसने क्या किया, ये था इधर का आयन, तो उसने यहाँ पर लगाया। तो देखो NaCl हो गया, ओके, सोडियम क्लोराइड बन गया ये। इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड इमर्जेस फ्रॉम द लिक्विड सॉल्यूशन, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो जो भी मिक्स नहीं होता है सॉल्यूशन में, अलग अलग दिखता है दोनों, तो उसी को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। लास्ट है हमारा, वो है ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो दोनों अलग अलग से पहले देखेंगे। तो पहले हम ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन देखेंगे क्या होता है। तो ऑक्सीडाइजेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजेशन। तो सिंपल है, ऑक्सीडाइजेशन मतलब कोई भी चीज़ में ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम उसको ऑक्सीडाइजेशन बोलते हैं। जैसा मैग्नीशियम रिबन में बोला था हमने, उसमें ऑक्सीजन के बाद वो क्या होता, मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ था। ऐसे ही तो किसी में भी ऑक्सीजन ऐड होता है एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें और एक थोड़ा वो ऐड हुआ है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम ऑक्सीडाइजेशन बोलते हैं। अगर ये नहीं है तो भी चलेगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडाइजेशन ही बोलते हैं। कॉपर वो ब्राउन कलर का रहता है, तो ब्राउन कलर का रहता है, जिसमें तब जब हम इसको हीट करते हैं मतलब गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, वो काले में बदल जाता है, काला कलर में, पाउडर में। तो काला पाउडर जो रहता है उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, जलाने से ऑक्सीजन हो गया ना अंदर। द सरफेस ऑफ द कॉपर पाउडर व्हेन हीटेड बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर। एग्जांपल से समझेंगे क्या हुआ। तो कॉपर जो था उसमें जब ऑक्सीजन ऐड किया तब क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया। तो इसी को हम ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब रिडक्शन का देखेंगे, रिडक्शन मतलब क्या, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस, इसको रिडक्शन। तो अभी जो ऑक्सीडाइजेशन पड़ा एग्जैक्टली उल्टा ही है। उसमें क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, इसमें क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था। और उसमें क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, इसमें क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो उसका ही उल्टा है रिडक्शन। ओके, मतलब इसके क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन समझो है तो वो निकल जाता है इस प्रोसेस से। ओके, तो एग्जांपल से देखेंगे यहाँ पर, अभी ऑक्साइड जो काला हुआ था, तो वही पाउडर हमने फिर से लिया, उसको हमने टेस्ट ट्यूब में डाला, बंद किया हुआ, और उसमें से क्या किया, हाइड्रोजन गैस इधर से पास किया हमने, हाइड्रोजन गैस इधर से हमने पास किया। तो जब हाइड्रोजन गैस में से पास करते हैं तो ओरिजिनल कलर जो रहता है ब्राउन कलर का, उसमें वो बदल जाता है। तो ऑक्साइड गला गया उसमें से। कॉपर ऑक्साइड में जब हम हाइड्रोजन ब्लो करेंगे, ओके, उसमें डालेंगे हाइड्रोजन गैस,
तब वो क्या होगा, उसका कॉपर जो ये हुआ था, ऑक्साइड हुआ था, वो कॉपर में बदल जाएगा और दूसरा वो पानी में बदल जाएगा। ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन था देखो, और इधर जब गया तो उसका ऑक्सीजन चला गया, इधर ऑक्सीजन नहीं है देखो कॉपर का, इसलिए हम उसको रिड्यूस बोलते हैं। ओके, इसके बाद जो आता है उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या, ऐसे जो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन दोनों होता है, ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ओके, तो देखेंगे यहाँ पर वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज while the other get reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation, reduction और redox reaction। ठीक, अभी एग्जांपल से देखेंगे। ये देखो, जिंक ऑक्साइड है यहाँ पर, तो इसमें ऑक्सीजन है पहले ही और कार्बन है, पर उस साइड में जब जाता है तो क्या होता है, जिंक से ऑक्सीजन जो है वो चला जाता है और कार्बन है उसमें ऐड हो जाता है। तो उधर क्या हो गया है, जिंक से गया तो ये रिडक्शन हो गया और कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया तो ये ऑक्सीडाइजेशन हो गया। तो इसमें दोनों हो रहा है देखो, हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अभी ये टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन है। टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन मतलब क्या, ये डिकम्पोजिशन हमने इसके पहले ही देखा था कि जो सेकेंड टाइप था हमारा उसको हम डिकम्पोजिशन बोल रहे हैं। ये देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में तो इसमें सेकेंड नंबर का है देखो, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तीन हिस्सों में बांटा गया है। ओके, तो तीन हिस्सा कौन सा है वो हम देखेंगे। अभी डिकम्पोजिशन कैसे कैसे होते हैं। तो टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो पहला जो आएगा वो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, कोई भी जलाने से वो एक्सपेरिमेंट तैयार होता है, तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है वो भी देखेंगे, उसमें पता चलेगा। सो ग्रीन कलर का फेरस सल्फाइड जो रहता है, तो ये जब हम हीट करते हैं तो उसमें भाप ऊपर से आने लगता है और कलर जो उसका ग्रीन था वो ब्राउन में कलर हो जाता है। ओके, तो यही है। द ग्रीन कलर ऑफ various sulfide crystals when heated change to brown, also smell the characteristic odor of burning sulfur। ठीक, तो वो फ्यूम भी देने लगता है, मतलब बास भी ऊपर से आने लगता है और सल्फर बर्न होता है, उसका बास आने लगता है और कलर भी चेंज होता है। तो एग्जांपल से देखेंगे, फेरियस सल्फाइड हम हीट करते हैं, फेरिक सल्फर जब हम हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। तो ये गैसेस है। अभी सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या लेते हैं हम, लेड नाइट्रेट लेते हैं, जो वाइट कलर में रहता है, ऐसा पाउडर रहता है वाइट कलर का। जब हम उसको जलाते हैं फिर से हीट करते हैं तो वो एक तो येलो कलर में बदल जाता है और ऊपर से ऐसा स्ट्रॉन्ग ब्राउन कलर का, तो ये ब्राउन कलर का धुआं जो रहता है इसको हम नाइट्रोजन गैस बोलते हैं। नाइट्रो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो रहता है वो बाहर आने लगता है धुएं के शक्ल में। ठीक, तो यहाँ पर भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज किया हमने, हीट किया तो इसकी वजह से चेंजेस हुआ। तो लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड, येलो कलर लेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड with the emission of brown fumes। These fumes are nitrogen dioxide and oxygen। तो उसके साथ ऑक्सीजन भी आ जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला है, लेड मतलब Pb, नाइट्रेट मतलब NO3। बाद में इसको हीट किया जाता है, हीट करने के बाद क्या होता है, लेड मोनोक्साइड येलो कलर में आ जाता है, नाइट्रोजन रेडिश ब्राउन धुआं आ जाने लगता है और ऑक्सीजन भी रहता है। ठीक, तो लेड मोनोक्साइड को हम लेड ऑक्साइड भी बोलते हैं। अभी जो सेकेंड पार्ट आएगा इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इसमें भी डिकम्पोज हो रहा है, मतलब एक से दो नहीं तो तीन चीज बन रहा है, पर इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होने से दो चीज में बदल जाएगा। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जांपल करके एक्सपेरिमेंट दिया गया आपको इसमें भी। तो एक्सपेरिमेंट कैसा है, एक ऐसा कप जैसा लेते हैं, ठीक, तो कप लेकर उसमें दो टेस्ट ट्यूब डालते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड मतलब ग्राफाइट भी बोल सकते हैं, ग्राफाइट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। और यहाँ पर जो वाटर डाला जाता है, वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड के थोड़े ड्रॉप्स डाले जाते हैं ज़्यादा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उसमें से
तो ऐसा बबल जैसा आने लगता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, इधर अंदर बबल्स जैसा आने लगता है। और बबल्स मतलब क्या है, गैस बोला है मैंने। तो गैस उसमें डेवलप होने लगता है। तो क्लास जो टेस्ट ट्यूब है वो ऊपर से तो बंद रहता है, ठीक है, तो उड़ नहीं जा सकता। तो क्या होता है, वो बबल्स सब होके गैस जैसा तैयार हो जाता है अंदर। ओके। तो गैस तैयार होने से दो टेस्ट ट्यूब में अलग अलग गैस दिखाई देता है। मतलब इधर का ऑक्सीजन जो रहता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम दिखाई देती है एक टेस्ट ट्यूब में। ठीक है। जहाँ पर एनोड रहता है, ठीक है, एनोड की जगह पर कम दिखाई देता है। और कैथोड की जगह पर, ये कैथोड है दूसरा वाला, ये कैथोड की जगह पर रहता है, वहाँ पर हाइड्रोजन रहता है। तो हाइड्रोजन ज़्यादा दिखाई देता है जमा हुआ। ओके। तो आप इसको बलून भी लगा के देख सकते हैं। ऑक्सीजन का जो बलून रहता है वो छोटा होगा, और हाइड्रोजन का बलून होगा वो बड़ा हुआ होगा। ओके। तो अभी इसमें कौन सा गैस है वो कैसे पता चलता है? समझो हमको टेस्ट करना है कि बाबा ये दोनों टेस्ट ट्यूब में कौन सा गैस तैयार हुआ, तो वो कैसे पता चलता है? तो टेस्ट ट्यूब आराम से निकालने का, उसमें से गैस है वो ऐसे ही रखने का, और क्या करने का, एक मैच स्टिक लेके जाने का। पहले ऑक्सीजन की तरफ लेके जाके जाने का। तो मैच स्टिक जब ऑक्सीजन के पास लेके जाते हैं, तब क्या होता है कि वो और भी ब्राइट फ्लेम से जलने लगता है, बड़ा फ्लेम होने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन उसको हेल्प करेगा जलने के लिए। पर तब वही मैच स्टिक हम दूसरे टेस्ट ट्यूब जिसमें हाइड्रोजन होगा उसमें डालेंगे, तब वो क्या करेगा, एक साउंड करेगा, पॉप करके साउंड आएगा, वहां पर बड़ा सा आवाज आएगा, और बाद में वो ये है जलने वाला वो बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन है वो विगरसली फायर को अटैक करता है, ठीक है, और इसी की वजह से वो आवाज आता है, कंपन आ जाता है उसी की वजह से। ठीक है। तो पॉप साउंड आने का मतलब समझने का कि उसमें हाइड्रोजन गैस था। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर and heating, you will get gas collected in both the test tube are less oxygen and more hydrogen. एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखेंगे कैसा होता है इसमें। सो जब हम वाटर मतलब H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में दो हिस्से में बढ़ जाता है। इसके बाद लास्ट डिकम्पोजिशन आता है, उसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अब इसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्यों बोलते हैं? इस क्योंकि ये लाइट से होता है डिकम्पोजिशन। तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ओके। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए एक्सपेरिमेंट में। तो सिल्वर क्लोराइड करके रहता है, व्हाइट कलर का पाउडर। तो वो जब हम चाइना डिश मतलब ऐसे डिश में रखते हैं धूप के वहां पर, तो धूप से क्या होता है, उसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है, मतलब ग्रे कलर का हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो व्हाइट कलर सिल्वर क्लोराइड जो रहता है वो तो डिकम्पोज कर देता है, ओके, सिल्वर क्लोराइड को, और वो सिल्वर और क्लोरीन करके दो प्रोडक्ट में टूट जाता है। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। एग्जाम्पल भी देखेंगे, सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट पास करते हैं, सिल्वर और क्लोरीन करके दो प्रोडक्ट आ जाता है। तो इसका और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये तो सिल्वर क्लोराइड का हमने किया ऑलरेडी, वैसे ही सिल्वर ब्रोमीन का भी आप कर सकते हैं। ये येलोइश ग्रे कलर में बदल जाता है। तो इसमें क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइन जो है वो सिल्वर और ब्रोमाइन करके दो हिस्सों में बढ़ जाता है। तो अबव रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ये रिएक्शन से बनाते थे। The reaction in which heat is released along with the formation of product is called exothermic reaction। तो जब भी रिएक्शन होने के बाद हमको हीट आता है, बाहर हीट बाहर छूटता है, तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल, आग जलाते हैं, जब लकड़ी को आग भी लगाते हैं, तो क्या होता है कि लकड़ी जल जाता है ऑक्सीजन के मिलने से। और लास्ट में आपको क्या, तो आग जो होती है वो हमारा प्रोडक्ट रहता है। तो प्रोडक्ट में हीट बाहर आता है, तो उसी को जब भी हीट बाहर आता है तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रेकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज
दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जब कार्बोहाइड्रेट मतलब कुछ भी हम खाना खाते हैं तो चेंज हो जाता है हमारे शरीर में, और ग्लूकोज कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और वो एनर्जी बनाता है, और वो एनर्जी से हमारा बॉडी काम करता है, नहीं तो न्यूट्रिशन हमको मिलते है, हमको एनर्जी मिलती है बोलने का मतलब। तो एनर्जी मतलब हमारा हीट, हीट जनरेट होता है शरीर में, तो इसी की वजह से वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, समझे। तो वैसे डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पर जो कचरा हम फेंकते हैं, मतलब वेजिटेबल भी जो हम कचरे में फेंकते हैं, तो वो भी एक प्रोसेस डिकम्पोजिशन, मतलब वो कचरे में खाद में बदल जाता है, वो भी एक एक्सोथर्मिक ही रिएक्शन है बोल रहे हैं। ठीक है, तो कैसे होता है देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं बहुत एनर्जी लगाते हैं वेजिटेबल मैटर है उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, वो ब्रेक डाउन करके कंपोजिट में बदल देते हैं, तो इसमें बहुत सारा एनर्जी लगता है, तो हीट जनरेट होता है इधर भी, तो इसी के वजह से इसको भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में काउंट किया जाता है। तो रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एंडोटोमिक रिएक्शन और एब्जॉर्प्शन। तो इसमें क्या बोल रहा है, अभी एक्सोथर्मिक और एंडोटर्मिक दोनों कंप्लीट डिफरेंट चीज़ें। तो एक्सोथर्मिक जो रहता है उसमें हीट हमारा आंसर आता है, आंसर में हमको हीट आता है, और एंडोटर्मिक क्या होता है, एंडोटर्मिक पहले हीट यूज करता है और केमिकल रिएक्शन तैयार करता है, तो बिना हीट के एंडोटर्मिक रिएक्शन नहीं होगा। ओके, तो ऐसा बोलने का मतलब, यहाँ पर देखो, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट कौन सा चीज़ है जो हमने दीवार पे पेंट किया था और वो बाद में व्हाइट कलर का शाइनिंग दे रहा था, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट, और उसको जब हमने हीट किया, ओके, तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्या, लाइम करके बोला था हमने, मतलब स्टार्टिंग का चीज, मतलब चूना, चूने में बदल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का नाम चूना था, तो चूने में बदल जाता है, और क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स था, तो वो हीट करने से चला जाता है, और वो पाउडर की तरह फिर से बन जाता है। ठीक है, मतलब चूना बन जाता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हीट होके चला जाता है, समझे। तो ये अभी एक्सो एंडोटर्मिक रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन करने के लिए हमको हीट चाहिए था। तो ऐसे आप बहुत सारे लिख सकते हैं डिकम्पोजिशन के जो थे, थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल, वैसे इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जांपल, और फोटोलिटिक एग्जांपल, तो वो सब इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि उनको भी बीच में एनर्जी चाहिए था। व्हेन अ मेटल इज अटैक by a substance around such as moisture, acid, etc., it is said to be corrode and this process is called corrosion। तो इसको जंग बोलते हैं, ओके। तो जंग कब लगता है, जब भी मेटल्स खुले में रखे जाते हैं, नहीं तो उसको मॉइस्चर, नहीं तो एसिड का अटैक होता है उस पर, तो वो क्या होता है, जंग खाने लगता है। तो जंग खाने की वजह से क्या होता है, उसका कलर ब्राउनिश जैसा हो जाता है ऊपर का, ओके। तो ये बहुत ही वो रिपेयर करने के लिए हर साल बहुत ही पैसा लगता है, क्योंकि जंग से बहुत सारे ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स, ये हर साल जंग के कारण उनको रिप्लेस करना पड़ता है, तो इसमें बहुत ही खर्चा होता है। ओके, तो एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन, मतलब कोरोजन और किस चीज में आता है, मतलब और ऐसे मेटल्स बताइए कि जिसमें कोरोजन आता है। तो कोरोजन सिल्वर में भी आता है, सिल्वर कभी भी आपने देखा होगा, तो कभी बहुत दिनों बाद आपने समझो सिल्वर यूज किया, तो उसमें कालापन आ जाता है, तो कालापन वो कोरोजन का ही साइन है। ओके, तो उसको भी कोरोजन बोलते हैं। वैसे वैसे ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, तो कॉपर मतलब भगवान के ज्यादातर जो यूटेंसिल्स रहते हैं, जो बर्तन हम यूज करते हैं भगवान की पूजा करने के लिए भी, वो ज्यादा करके कॉपर के रहते हैं। तो कॉपर समझो बहुत दिनों के अब निकाला हमने, तो उसको भी ऐसा ग्रीन कलर का ये लेयर जैसा आ जाता है, तो कोरोजन ही एग्जाम्पल है। When fat or oil are oxidized, they become rancid and they smell and taste changes as called rancidity। अभी रेंसिडिटी मतलब क्या है, रेंसिडिटी मतलब ऐसे फैट और ऑयली चीजें, फैटी मतलब पोटैटो का चिप्स भी फैटी चीजें रहते हैं, तो फैटी चीज नहीं तो ऑयली तेल वाला कोई भी चीज जो खुले में रख दिया बहुत दिन तक, नहीं तो बहुत देर तक लग दिया, तो उसमें हवा के कारण वो चीज खाने लायक नहीं रहती है, ऑक्सीडाइजेशन की वजह से। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाता है, और इसके वजह से
हमारा खाना जो रहता है वो बिगड़ जाता है, मतलब खाने लायक नहीं बचता है। तो इसको नाम दिया है उन्होंने रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी अभी कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम, इसको समझे बचाना है तो कैसे बचा सकते हैं। तो इनमें एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं ताकि ऑक्सीजन अंदर ना घुस सके। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हम यूज़ करते हैं, मतलब केमिकल हो सकता है वो, नहीं तो और कुछ चीज़ें डाल सकते हैं जिससे कि ऑक्सीजन उसको अटैक नहीं करता है और खाना खराब नहीं करता है। नहीं तो क्या कर सकता है, एंड कीप द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, मतलब जो ये बर्तन जो एयर टाइट कंटेनर रहते हैं जिसमें हवा घुसता नहीं, तो वो बर्तन में आप रख सकते हैं। नहीं तो एयर टाइट कंटेनर में हवा घुसता नहीं है और चीज़ अंदर रखा है वो भी खराब नहीं होती। ऑक्सीडाइजेशन नहीं तो रेंसिडिटी से बचाया जा सकता है। So chips manufacturer usually flush bag of chips with a gas as a nitrogen to prevent the chips from getting oxidized or avoid rancidity। तो चिप्स के पैकेट आपने देखा होगा, जैसे अंकल चिप्स कुरकुरे ये सब रहते हैं, तो उसमें वो फुलाया जैसा रहता है, बलून जैसा वो फूगे हुए रहते हैं। तो ऐसा क्यों रहते हैं, तो बड़े दिखने के लिए ऐसा नहीं रहता है, वो एक पॉइंट हो सकता है बड़े दिखने के लिए, पर मेन रीज़न वो नहीं रहता है। मेन रीज़न क्यों रहता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। तो नाइट्रोजन गैस क्या करता है, अंदर ऑक्सीजन को घुसने दे नहीं देता है, पर जब भी हम उसको फोड़ते हैं, ओके, तो वो ज़्यादा देर तक अच्छा नहीं लगता है, तो जल्दी जल्दी खाना पड़ता है हमको, नहीं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब रेंसिडिटी उसको अफेक्ट करने लगती है और वो उसका टेस्ट और वो स्मेल आने लगता है उससे। समझे। तो यहाँ पर आपका लेसन ख़त्म होता है। तो उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी